आप बाहर जाके 8-10 घंटा काम करते हो, खेतों में काम करते हो, मजदूरी करते हो, छोटा बिजनेस चलाते हो, नौकरी करते हो। मगर हिंदुस्तान में महिलाएं भी ये काम करती हैं। महिलाएं भी मजदूरी करती हैं 8-10 घंटा, महिलाएं भी जॉब करती हैं, महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। जॉब के लिए, मजदूरी के लिए आपको भी पैसा मिलता है, महिलाओं को भी पैसा मिलता है। मगर अगर आप 8 घंटा बाहर काम करते हो और ये 8 घंटा भी बाहर काम करती हैं, तो ये फिर 8 घंटा घर में भी काम करती हैं, खाना पकाती हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की देखभाल करती हैं, बच्चों को समझाती हैं, सिखाती हैं। मगर किसी भी सरकार ने उन 8 घंटों के लिए इनको कॉम्पनसेशन पैसा कभी नहीं दिया है। सही बोला, गलत बोला? सही बोला। तो अगली हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, पहली बार दुनिया में पहली सरकार होगी जो इन महिलाओं को, ये जो घर में काम करती हैं, 8 घंटे जो भविष्य की देखभाल करती हैं, उसके लिए पैसा देने जा रही है। अभी ताली बजाई है, जब मैं बताऊंगा कितना पैसा, फिर देखना ताली कैसे बजती है। तो महिलाओं के लिए 3 काम होंगे। सबसे पहला काम, जिसको हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, इसमें हमने लक्ष्मी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। कोई भी जात हो, किसान का परिवार हो, मजदूर का हो, छोटे व्यापारी का हो, जो भी है, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है, करोड़ों परिवार की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? हाँ, गुलाबी साड़ी वाली, हाँ, क्या नाम है? रूपा। रूपा मिश्रा जी। रूपा मिश्रा जी जैसे करोड़ों महिलाओं के नाम लिखे जाएंगे और फिर साल के 1 लाख रुपया हर बैंक अकाउंट में जाएगा। भाई और बहनों, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 1 लाख रुपया प्रति परिवार के बैंक अकाउंट में। 8,500 रुपया हर महीना, कटाकट कटाकट कटाकट। आप सुबह उठेंगी, 1 तारीख को आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है। बैंक अकाउंट में देखेंगी, जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डालेगी। अगले महीने जून में देखेंगी, चलो 1 तारीख को देखते हैं क्या हुआ, 8,500 रुपए खटाक जून में। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर, नवंबर, हर महीने 1 तारीख को 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। आप ताली बजा रहे हो, मीडिया नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। आज हम बात करेंगे लोकसभा की रायबरेली सीट के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहुल गांधी अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली से नामांकन भरने जा रहे हैं। ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। 1952 से इस सीट पर गांधी परिवार किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। कांग्रेस की पैतृक लोकसभा सीट पर शुक्रवार को नया इतिहास बनने जा रहा है। राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे तो गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी का रायबरेली से राजनीतिक सफर शुरू होगा।
कांग्रेस के युवराज मां सोनिया गांधी की रायबरेली में राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। रायबरेली लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1952 में फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद 1958 में भी उन्होंने चुनाव जीता। उनके निधन के बाद 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इस सीट से पर्चा भरकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। ऐसे में ये सीट गांधी परिवार की विरासत बन गई। 2004 में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और 5 बार सांसद चुनी गईं। अब सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी लोकसभा सीट से उतरकर गांधी परिवार की विरासत को संभालने जा रहे हैं। सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाने से पहले रायबरेली वासियों के नाम मार्मिक पत्र लिखा था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसी के बाद से कयास लगाए जाते रहे कि गांधी परिवार से कोई न कोई चुनाव रायबरेली से जरूर लड़ेगा। यहां से प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, लेकिन इन मौके पर उनके भाई राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। हाई प्रोफाइल रायबरेली संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह लगातार दूसरी बार गांधी परिवार के सामने होंगे। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़े थे। उन्होंने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन चुनाव हार गए थे। 2018 में दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। सोनिया गांधी को 5,31,918 मत मिले थे। भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 मत मिले थे। दिनेश प्रताप 1,64,178 मतों से हार गए थे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी के जीत के अंतर को कम कर दिया था। सभी दलों की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 36 रायबरेली से कोई नया सांसद बनेगा, क्योंकि पिछले कई बार से निर्वाचित हो रही सोनिया गांधी अब राज्यसभा में दिखेंगी। इस बार इस सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। जिले में बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार और सलोन 6 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी पर सपा बीजेपी का कब्जा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। रायबरेली में सबसे ज्यादा एससी वर्ग, दलित, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की आबादी है। यहां पर ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, एससी वर्ग 34% है, जबकि मुस्लिम वोटरों की संख्या 6% है। वहीं लोधी 6, कुर्मी 4 और अन्य वर्गों की कुल 23% आबादी है। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां पर 16,50,767 मतदाता थे, जिनमें से 8,70,954 पुरुष और 7,79,813 महिला मतदाता थे। आज से करीब 2 महीने पहले जब सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की खबर आई तो कैमरे के सामने रायबरेली के एक शख्स ने कहा था कि यहां से कोई भी आए जीतेगा कांग्रेस कैंडिडेट ही। आज कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दी है। स्मृति ईरानी ने पिछली बार अमेठी से राहुल को हराया था। इस बार वह मां की सीट रायबरेली से लड़ने गए हैं। सुबह से रायबरेली की काफी चर्चा है। आखिर इलाहाबाद का नेहरू गांधी परिवार चुनाव लड़ने रायबरेली क्यों चला गया? वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उनके दामाद फिरोज गांधी ने सबसे पहले रायबरेली का रुख किया था। वो किस्सा दिलचस्प है। जी हाँ, वो पहला आम चुनाव था। 1952 में फिरोज गांधी यहां से जीते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिरोज भी इलाहाबाद से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि वहां की गलियों को ज्यादा करीब से जानते थे, खूब घूमे थे। लेकिन उस दौर में प्रयागराज में एक से बढ़कर एक कांग्रेस नेता मैदान में आ चुके थे। नेहरू, मसूरियादीन, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से किसी की जगह या खिलाफ में फिरोज के लड़ने का सवाल ही नहीं था। ऐसे में कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता रफी अहमद किदवई ने उन्हें सलाह दी। देश के बड़े नेताओं में शुमार किदवई साहब ने फिरोज से कहा कि आओ रायबरेली चलते हैं। रफी के सिद्धांतों पर चलने वाले उस दौर के नेताओं के समूह को रफियन कहा जाता था। उन्होंने रायबरेली में आजादी के आंदोलन में काफी काम किया था। लोग उन्हें काफी सम्मान देते थे। रफी ने फिरोज का परिचय एक कार्यक्रम में रायबरेली की जनता से कराया। लोगों को जब नेहरू परिवार से कनेक्शन का पता चला तो वे काफी खुश हुए। उन्हें महसूस हुआ कि फिरोज गांधी जीतकर संसद जाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद फिरोज गांधी का प्रचार करने के लिए इंदिरा गांधी भी रायबरेली आती जाती रहती थी। नेहरू ने भी कई रैलियां की थीं। एक बार इंदिरा की तबीयत खराब हो गई तो नेहरू ने फिरोज से पूछ लिया था कि एक दिन में कितनी रैलियां कर रहे हो? इंदिरा की तबीयत ही खराब हो गई। फिरोज चुप रहे और इंदिरा ने कहा था कि मैं ठीक तो हूं। पति पत्नी अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क करते थे। फिरोज बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। नेहरू की बेटी होने के कारण लोग इंदिरा को काफी सम्मान देते थे।
उस दौर में ये काफी पिछड़ा इलाका था। फिरोज ने जीतने के बाद रायबरेली में सर्वे कराया था कि यहाँ कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। आगे यहाँ से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ा। 2 बार 1996 और 1998 में ही भाजपा रायबरेली से जीत सकती। कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है और उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। जानकारी अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।